इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी वेबिनार दैनिक श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो IFPH द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आज हमारा 546वां सेशन है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, वो काफी हमारे सीनियर मेंटर और डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ IFPH फोरम पे। और सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। सर DHMS हैं और MD भी हैं GD मेमोरियल एच कॉलेज पटना से, और एक्स डीन रह चुके हैं फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड में। और सर प्रिंसिपल भी रह चुके हैं 43 इयर्स के लिए सिंघभम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर के। तो काफी सीनियर पोजीशन है सर की। और इन्होंने काफी सारे सेमिनार भी प्रेजेंट किए हैं अरब हेल्थ कांग्रेस में, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी इनका काफी अच्छा रोल रहा है। रिसोर्स पर्सन रह चुके हैं और एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं होम्योपैथिक लिटरेचर कमेटी की। तो सर की लिस्ट, जो अचीवमेंट्स की लिस्ट है, काफी लंबी है और काफी सीनियर पोजीशन रखते हैं, एक्सपीरियंस वाइज भी और नॉलेज वाइज भी। तो आज का जो सेशन डॉक्टर कुलवंत सिंह जी हमारे साथ शेयर करेंगे वो है कि तनाव से होने वाले उच्च रक्तचाप में होम्योपैथी क्या भूमिका निभा सकती है। अब देखिए, हाँ जी सर। डॉक्टर सानी का विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने के चलते मैं इसमें भाग नहीं ले पा रहा था, लेकिन उनका आग्रह था कि मैं फिर से भाग लूं। और आज उसका प्रयास का फल है कि आज हम लोग हाई ब्लड प्रेशर पर थोड़ी सी वार्ता करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि मुझे नहीं लगता कि इसको किसी एक लेक्चर में या थोड़े से समय में हम इसको बांध सकते नहीं सर, हैं। ये आपके लिए दो लेक्चर दिया गया है। आज आप करेंगे, फिर एक थर्सडे को, एक धन्यवाद। वेडनेसडे को और देना है आपको। दूसरे भाग में हम लोग इसकी चिकित्सा का वर्णन करेंगे, और प्रथम भाग में हम हाइपरटेंशन क्या है कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत जानने की। ओके सर। हाई ब्लड ब्लड प्रेशर क्या है पहले वो हम जानने की कोशिश करें। आप देखिए, ये आर्टरी का एक वीडियो है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। आमतौर पर देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, बहुत से डॉक्टर यही मानते हैं कि हार्ट जब पंप कर रहा है और वो जो प्रेशर है वही ब्लड प्रेशर है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि ब्लड प्रेशर को हम जब डिफाइन करते हैं तो वो डेफिनेशन है कि इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी। जब हार्ट सिस्टोल की कंडीशन में होता है तो सिस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल की कंडीशन में रहते हैं, वेंट्रिकल कंप्रेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हार्ट से ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, और आर्टरी वॉल पर वो देखिए लेटरल प्रेशर देता है। ये बहते समय, फ्लो करते समय, ये लैटरली जो प्रेशर हो रहा है आर्टरी वॉल में, इस प्रेशर का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो इसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो ब्लड प्रेशर इज द lateral pressure exerted on the artery wall by the flowing blood। अब वो कितने तरह के हैं उस पर हम लोग आएंगे आगे, लेकिन ये है बिल्कुल फ्लोइंग ब्लड। फ्लोइंग ब्लड का आर्टरी वॉल पर जो दबाव है वही ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर दो तरह के मेन ब्लड प्रेशर हैं। ड्यूरिंग सिस्टोल, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिस्टोल है, उस समय मैक्सिमम प्रेशर, सिस्टोल के समय जो मैक्सिमम प्रेशर मेजर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोल के समय जो प्रेशर होता है मिनिमम प्रेशर, दैट इज नॉन एज डायस्टोलिक प्रेशर। तो आमतौर पर 120/80 हम मानते हैं कि ये नॉर्मल प्रेशर है। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन आमतौर पर सामान्यतया सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बहुत बार कहीं कहीं वर्ड आएगा पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। 120 minus 80, so pulse pressure will be 40. There is the word mean pressure. This is roughly arithmetic mean of systolic and diastolic pressure. Diastolic और systolic को बांट ऐड करके अगर उसका मीन निकालें, एवरेज निकालें, तो वो जो प्रेशर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मीन प्रेशर। कहीं कहीं हार्ट की बीमारियों में इन पल्स प्रेशर और मीन प्रेशर का थोड़ा महत्व रहता है। आमतौर पर 1:2:3 प्रोपोर्शन होता है।
पल्स प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। इस चित्र को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। ये जो हेलो, ये आप लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल। आप देखिए ये जो कार्डियक ये प्रोपोर्शन आप देख रहे हैं, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, ये 0.3 सेकंड के लिए होता है, डायस्टोल 0.5 सेकंड के लिए होता है। तो 0.3 सेकंड में उसको हार्ट को पंप करके पूरा ब्लड बाहर निकाल देना है, क्योंकि डायस्टोल में तो वो पंप नहीं कर पाता है, डायस्टोल में वो रिलैक्स करता है, ब्लड को रिसीव करता है। लेकिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग सिस्टोल वो हार्ट को पंप करता है। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा ही आयोटा है, तो आयोटा में जब पंप करता है तो देयर इज आयोटिक वॉल्व। इस दबाव से ये वॉल्व खुल जाता है। तो जब ये वॉल्व खुल जाता है तो ये ब्लड का फ्लो जो है, ये देखिए यहाँ से आर्टरी, आयोटा, और आयोटा से ये पेरीफेरी, मतलब जो जहाँ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज है, वहां पर ये जाने लगता है। ये ब्लड इज फ्लोइंग इनटू द आयोटा, इनटू द पेरिफेरी। ये जब ब्लड जाता है तो ये देखिए, ये एरो आप देखिए, ये ब्लड का दबाव जो है ये लेटरल वॉल पर आउटसाइड रूप में पड़ रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इट इज गिविंग प्रेशर ऑन द वॉल आउटसाइडली, आउटवर्डली। तो जब ब्लड फ्लो यहाँ से करेगा और ये यहाँ से बहेगा तो बाहर प्रेशर जाएगा। तो इस यहाँ के जो प्रेशर है, इसका जो मेजरमेंट हम लेंगे, दैट विल बी सिस्टोलिक प्रेशर। इसके जस्ट रिवर्स में आप देखें, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, इस समय हार्ट रिलैक्स करने लगता है। हार्ट जैसे ही रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल जैसे ही रिलैक्स करता है, उस समय इमीडिएटली ये वॉल्व बंद हो जाता है। जब ये वॉल्व बंद होगा, जब जैसे ही ये रिलैक्स करेगा, यहाँ खाली हो जाएगा, तो ऊपर एट्रियम से ब्लड यहाँ आना चालू हो जाएगा, ब्लड की फिलिंग चालू हो जाएगी। एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग चालू हो जाएगी और ये वॉल्व बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ जो ब्लड था ये वापस आना चाहेगा, लेकिन चूंकि वो वापस नहीं आ सकता है क्योंकि ये वॉल्व बंद है, तो यहीं पर वो रुक जाएगा और थोड़ा सा ब्लड जो है वो यहाँ से पेरिफेरी में जाना चालू होगा। तो ये आर्टरी वॉल, छोटी छोटी कैपिलरीज की जो रेजिस्टेंस होती है, उसको हम लोग पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए ये वापस आना चाहेगा, यहाँ पर ये वॉल्व बंद है, तो ब्लड यहीं रुक जाए, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा जाएगा। नहीं तो होगा क्या कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आर्टरी में ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ये रिलैक्स करेगा, अगर यहाँ पर रुकेगा नहीं ब्लड, ये ब्लड वापस हार्ट में आ जाएगा और यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, जो बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती है। ये वॉल्व जो है, ये वॉल्व बंद होकर के ब्लड को यही रोक देता है। ये देखिए पूरा फूला हुआ है, स्वेलिंग है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल। ये रिलैक्सेशन के चलते अब प्रेशर इनवर्ड आ रहा है, क्योंकि ब्लड यहाँ से वापस जाना चाह रहा है। तो इस ब्लड जो बाहर हम निकालते हैं हार्ट से, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस करते हैं, दैट इज नोन एज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट जितना ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट जितना कम होगा, ब्लड प्रेशर उतना कम होगा। इसीलिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। एम आई क्लियर? हाँ, यस सर, यस सर। तो जब ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट जब बढ़ेगा, जब दबाव बढ़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट यहाँ से ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पर दबाव घटेगा, वो रिलैक्स करेगा, तो कार्डियक आउटपुट यहाँ से कम हो जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जब यहाँ पर ज्यादा ब्लड आएगा तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर जब ब्लड कम आएगा तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जितना पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। जितना कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा होगा। इसलिए ब्लड प्रेशर को माना जाता है कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट
इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये दो फैक्टर है जो हमेशा आप पढ़ेंगे, जहां भी जाएंगे लिटरेचर को पढ़ेंगे तो ये दो जब बात हमेशा से आएगी कि कार्डियक आउटपुट कितना है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनेट है। अगर आउटपुट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा होगा इस जगह में, तो ब्लड यहाँ रुकेगा तो दबाव और बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि ब्लड प्रेशर क्या है। ये देखिए सिस्टोलिक प्रेशर में आउटवर्ड प्रेशर है, मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया। इस चीज को एक बार देख लीजिए फिर से, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। यहाँ पर देखिए प्रेशर आउटवर्ड है, ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा है तो बाहर की तरफ दबाव है। डायस्टोलिक प्रेशर में ब्लड यहाँ से वापस आ रहा है तो अंदर की तरफ दबाव है। ये सिस्टोलिक प्रेशर आप देखिए, ये सिस्टोल दिखा रहा है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो दबाव बाहर की तरफ है, दबाव पड़ रहा है तो वो ब्लड का फ्लो बाहर की तरफ ज्यादा हो रहा है। तो सिस्टोलिक प्रेशर में है हार्ट कितना कार्य करता है वो हमको बताता है, किस ताकत से कार्य करता है वो बताता है, और आर्टेरियल वॉल पर कितना दबाव डालता है ये हमको पता लगता है। ये तीन चीजें हमें जानकारी मिलती है सिस्टोलिक प्रेशर। किस फोर्स में दबाव कर रहा है, किस ताकत से दबाव जा रहा है, कितने वॉल्यूम से दबाव जा रहा है। डायस्टोलिक प्रेशर को देखेंगे, मैंने बताया था उसमें इनवर्ड प्रेशर है, जब ब्लड वापस आने लगता है तो ये दबाव ऊपर से नीचे आ जाता है, आप देख रहे हैं। तो डायस्टोलिक प्रेशर जब भी देखिएगा उसमें आएगा कि दबाव बाहर से अंदर आ रहा है, सिस्टोलिक में दबाव अंदर से बाहर जा रहा है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो डायस्टोलिक प्रेशर इज मेजर पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मैंने अभी बताया आपको, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा ब्लड प्रेशर कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल इक्वेशन है, जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पर दबाव ज्यादा पड़ेगा ब्लड को फ्लो करने के, तभी ब्लड फ्लो करेगा ना। तो इट इंडिकेट्स द कांस्टेंट लोड अगेंस्ट विच द हार्ट हैज टू वर्क। डायस्टोल की कंडीशन में जब वॉल्व बंद हो गए, ब्लड वहां रुक गया, वो एक कांस्टेंट लोड है कि उस लोड पर उस ब्लड प्रेशर को तो काम करना ही है। अभी जो मैंने डिस्कस किया उसी का सारांश है। ब्लड प्रेशर क्या है, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो कार्डियक आउटपुट किस बातों पर डिपेंड करेगा, वेनस रिटर्न। अगर वेनस रिटर्न, वेन से ब्लड रिटर्न होकर के एट्रियम में आता है और एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, तो वेनस रिटर्न अगर ज्यादा होगा तो हार्ट में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इस चीज को थ्योरेटिकली समझने का प्रयास करें, बाकी कोई दिक्कत इसमें ज्यादा है नहीं। फोर्स ऑफ हार्ट बीट, जो हार्ट बीट कर रहा है, अगर ये हार्ट की बीटिंग स्लो है तो ब्लड प्रेशर कम होगा, अगर ये हार्ट की बीटिंग बहुत फास्ट है तो बहुत ज्यादा ब्लड को बाहर फ्लो करेगा, तो देयर विल बी हाई ब्लड प्रेशर। फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रेट हमारी 72 टू 80 पर मिनट है, लेकिन अगर ये बहुत जल्दी जल्दी बीट करेगी तो बहुत जल्दी जल्दी प्रेशर आगे जाएगा, ब्लड आगे जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस अभी हमने डिस्कस किया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है। ब्लड को फ्लो करने में पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो आर्टेरियोल्स हैं वहां से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो प्रॉपरली डायलेट नहीं हो रहा है, वो कंस्ट्रिक्टेड है, तो ब्लड वहां से फ्लो नहीं करेगा, हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। और ब्लड वॉल्यूम अभी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया कि हार्ट में अगर ब्लड ज्यादा आ रहा है तो उसको ज्यादा ब्लड को बाहर भेजना पड़ेगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस आप देखिए, ये नॉर्मल आर्टरी है, अगर इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए और ये डायलेशन हो जाए तो क्या होगा, देखिए अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन है तो ये नैरो हो गया, ये देखिए दिस पैसेज इज नैरो नाउ, तो उसको ज्यादा दबाव देना पड़ेगा। अगर ये डायलेशन हो जाएगा तो जब डायलेट कर जाएगा तो उसको कम दबाव देना पड़ेगा। इसीलिए आप बार बार देखिएगा ब्लड प्रेशर की दवाएं जब पढ़ेंगे हम लोग, एलोपैथी हम कुछ भी होम्योपैथ पढ़ें तो उसमें प्रोड्यूस लिखा है फिजियोलॉजिकल एक्शन में that this medicine produces vasoconstriction, medicine produces vasodilatation। When any medicine
produces vasoconstriction, the blood pressure will be high naturally. जब कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा, ब्लड वेसल ज्यादा कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब वो डायलेट रहेंगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए बहुत एलोपैथिक दवाओं में देखिए जहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, देखिए वेसोडायलेटर्स, वेसोडायलेटर्स देने पर वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, ब्लड का फ्लो इजी हो जाता है और उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड, किस ताकत से फ्लो कर रहा है, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, उसकी आर्द्रता कितनी है। अगर बहुत थिक है ब्लड तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, अगर पतला है ब्लड तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आप जानते हैं एलोपैथिक मेडिसिन जब भी आप खाएं हाइपरटेंशन में तो दे गिव यू ब्लड थिनर, खून को पतला करने की दवाएं देते हैं, एस्पिरिन ग्रुप की दवाएं। वो क्या करता है, ब्लड को पतला कर देता है, तो उसकी थिकनेस, विस्कोसिटी इसकी कम हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल, आर्टेरियल वॉल की इलास्टिसिटी कैसी है उस पर निर्भर करता है। ओल्ड एज में इलास्टिसिटी कम होने लगती है, तो ओल्ड एज में जब इलास्टिसिटी कम होने लगती है तो ब्लड को पास करने के लिए ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है। ज्यादा प्रेशर लगाइएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लूमेन ऑफ ब्लड वेसल, देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन जब हो गया, ये जब कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर हो गया तो लूमेन ऑफ ब्लड वेसल कम हो गया, तो ब्लड को एक नैरो पैसेज से पास करना है। तो जब उतनी अमाउंट ऑफ ब्लड को एक नैरो पैसेज से पास करना है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो दीज आर द कॉजेस बाय विच द ब्लड प्रेशर में इंक्रीज। जो टाइप्स होते हैं इसके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टाइप है दैट इज एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है ये करीब 90% लोगों में हो, 90% लोग जो हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं उनमें एसेंशियल हाइपरटेंशन ही पाया जाता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर विथ नो आइडेंटिफिएबल कॉज। एग्जैक्ट कारण हाई ब्लड प्रेशर उस मरीज को क्यों हो गया ये पता नहीं चलता। तो हम फिर उसके बाद देखते हैं जेनेटिक हिस्ट्री है कि नहीं, फैमिली में है कि नहीं, और कोई कारण है कि नहीं, स्ट्रेस है कि नहीं, टेंशन है कि नहीं, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ऑल दीज रीजंस कैन रिलेट विथ हाई ब्लड प्रेशर, बट डायरेक्टली कोई कारण नहीं मिलता। 10% केस ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट आपको इन्वॉल्वमेंट मिलता है, डायरेक्ट रीजनिंग मिलती है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है उस पेशेंट का। दैट प्रेशर इज नोन एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और आज के जमाने में सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हाई बीपी जो है, हाई बीपी हमेशा किसी ना किसी बीमारी से रिलेट हम लोग कर पाते हैं। वो हम क्या क्या बीमारियां हम लोग आएंगे उस पर। और एक सबसे पहले है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ड्यू टू ओल्ड एज। ड्यू टू ओल्ड एज देयर इज आर्टरी जो है वो थिक होने लगती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने लगता है। तो कभी कभी आप देखिएगा कि सिस्टोलिक प्रेशर विल बी हाई, डायस्टोलिक प्रेशर विल बी नॉर्मल। सिस्टोलिक प्रेशर हाई क्यों होता है, क्योंकि आर्टरी नैरो हो गई। तो आर्टरी जब नैरो हो गई तो ब्लड को, हार्ट को ज्यादा दबाव देना पड़ता है ओल्ड एज में। तो ये आमतौर पर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ओनली आइसोलेटेड है, सिस्टोलिक सिर्फ सिस्टोलिक हाई है, डायस्टोलिक नॉर्मल है। और एक है लेबाइल हाइपरटेंशन, ये किसी किसी पेशेंट पे जिसका कारण नहीं पता लगता है, लेकिन ये पाया गया है कि ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है। आज आपने प्रेशर चेक किया 140/90, कल प्रेशर चेक किया तो 150/100, परसों प्रेशर चेक किया तो 130/70। इस तरह का जो फ्लक्चुएशन होता है ब्लड प्रेशर में, दैट इज नोन एज लेबाइल हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये आमतौर पर गंभीर बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होता है। इट शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली, तो पेशेंट की डेथ होगी। और एक है जो आजकल बहुत आपको मिलेगा, दैट इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। देखिए आप बहुत से अच्छे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है, आजकल पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं, और स्ट्रेस में काम करके जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने पर उस समय उनका प्रेशर बढ़ जाता है। तो डॉक्टर जब चेक करेगा उस समय प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, घर आ जाएगा तो प्रेशर उसका नॉर्मल हो जाता है। दिस काइंड ऑफ ए प्रेशर, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल पर्सन, दैट इज नोन एज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मेरा सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इस स्लाइड को समझने का प्रयास करें। हाई ब्लड प्रेशर का सारा सारांश इसी में है।
अगर ये हम समझ गए तो ब्लड प्रेशर में और कुछ समझना नहीं है। तो ब्लड प्रेशर कैसे होता है, कैसे हम कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को? देखिए, these are the different organs which help us to manage the blood pressure. कहाँ से स्टार्ट होता है ये काम? ये काम स्टार्ट होता है किडनी से। इसलिए याद रखिएगा, जब किडनी डैमेज में हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो आप कृपया ध्यान रखें कि आपकी किडनी में डैमेज नहीं होना चाहिए। होता क्या है, देखिए, ये मेनली पांच ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सारा सिस्टम ही है लेकिन पांच में है: किडनी, लीवर, लंग्स। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, बढ़ाने में, सब चीज में ये तीन ऑर्गन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको समझने का प्रयास करें, बाकी सब चीजें आप आसानी से समझ सकते। होता क्या है कि मान लीजिए किसी कारण से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ता हम जानते हैं, तो ब्लड प्रेशर मान लीजिए कम है, तो शरीर हमारा चाहेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़े। अगर हम लो बीपी, कहीं किसी कारण से लो बीपी हो गया, तो शरीर कैसे काम करता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? तो किडनी से जहां उसको नोटिस मिलता है कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर मामूली सा कम हो रहा है, तो किडनी से एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल का नाम है रेनिन। वेरी इंपॉर्टेंट। उस केमिकल का नाम है रेनिन। रेनिन का एक्शन क्या होता है? लीवर से एक एंजाइम निकलता है, एंजाइम इनएक्टिव होता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। रेनिन का सिक्रेशन चालू हुआ, लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन का सिक्रेशन चालू हो गया। ये दोनों आपस में मिलते, और आपस में मिलने के बाद दे फॉर्म ए कंपाउंड और एंजाइम विच इज नोन एज एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर में। तो रेनिन किडनी से आया, एंजियोटेंसिनोजेन लीवर से आया, दोनों आपस में मिले, आपस में मिलकर उन्होंने बनाया एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में फ्लो करता है, ये सारा कुछ तो ब्लड में जा रहा है, तो ये ब्लड से फ्लो करके लंग्स में जाता है, और लंग्स में एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एक्टिव नहीं होता है ज्यादा। तो एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में गया, ब्लड से लंग्स में गया, लंग्स में वहां एक एंजाइम उससे मिलता है, उस एंजाइम का नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये इसके साथ जब मिलता है तो एक नया एंजाइम बनता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2, और यही सबसे एक्टिव पार्ट है उस केमिकल का जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल करता है? एंजियोटेंसिन 2 ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर के इट प्रोड्यूसेस कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में जब कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? अब तो बहुत इजी है। ब्लड वेसल में जब कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा तो ब्लड वेसल का पैसेज नैरो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का वेसल का पैसेज नैरो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो और जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगी तो वहां का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दोनों चीजें हो रही हैं, ब्लड वेसल नैरो हो गई तो ब्लड को, हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना है, ब्लड वेसल नैरो हो गई तो वहां रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो पहला रीजन हुआ, पहला पाथवे हुआ कि एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 बाय ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जब ये वेस्कुलर सिस्टम में गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में गया, वहां जाकर के ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो कंस्ट्रिक्ट करने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। सेकंड, किडनी के ठीक ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो वो एड्रिनल ग्लैंड है, यही एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर के काम करता है। और करता क्या है? तो स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन, एक केमिकल और हार्मोन सिक्रीट होता है वहां से, एल्डोस्टेरॉन। इसलिए देखिए, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इसलिए पड़ा रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन एक्सिस। कहीं कहीं पर रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम भी बोला गया है। तो ये तीनों जब मिलता है, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन से क्या होता है
किडनी के थ्रू जा करके, क्योंकि किडनी के ऊपर ये ग्लैंड है, किडनी के ऊपर जा करके ये सोडियम और अब सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने लगता है बॉडी में। जहां सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, वहां पर सोडियम के साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है। तो बॉडी में, किडनी में सोडियम बढ़ गया, पानी बढ़ गया, वो ब्लड में मिल गया, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। बहुत सिंपल सा है जी। एल्डोस्टेरॉन का काम है सोडियम को रीअब्सॉर्ब करना, पानी को रीअब्सॉर्ब करना। पानी जब रीअब्सॉर्ब होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हार्ट उसको तेजी से पंप करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। एक तरीका हो गया कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, सेकंड तरीका हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, दिस इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। थर्ड है ब्रेन में जा करके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जा करके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एक हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब सिक्रेट होने लगता है तो उसका भी वही काम है कि वो पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। देखिए, पर्पस है कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तभी आपका ब्लड प्रेशर आगे बढ़ेगा। तो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए दो स्टेप हुआ, वन इज थ्रू द एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड इज थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी मजेदार बात है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जा करके ये हार्मोन इन थर्स्ट सेंटर जो हमारा ब्रेन में होता है उस थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है। थर्स्ट सेंटर को जब स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, हमको प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी तो हम पानी ज्यादा पिएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ओवरऑल पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द बीपी ये तीन चीजें हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड से, थर्स्ट सेंटर से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन का एब्जॉर्प्शन हुआ, और फर्स्ट इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। देखिए, आप एलोपैथिक मेडिसिन जब पढ़िएगा, एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में थोड़ा भी जानिएगा, तो ऑल द मेडिसिन ऑफ ब्लड प्रेशर वो यहीं पर सेंट्रलाइज होता है। होम्योपैथी में अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला हम लोगों को कि हमारी दवाएं ये सब करती हैं, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन में देयर आर स्पेसिफिक मेडिसिन जो एसीई के एक्शन को रोक देता है, जो एंजियोटेंसिन 1 के एक्शन को रोकता है, जो एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को रोकता है। तीनों कंडीशन में अगर एसीई नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो ये सारे काम रुक जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इन तीनों से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 6, 7, 8 से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये अगर नहीं बनेगा तो भी ये ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ये अगर नहीं बनेगा तो भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। एलोपैथिक मेडिसिन में दे आर सेंट्रलाइज्ड इनटू दीज ग्रुप्स, एंजियोटेंसिन 1 एस और एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को वो नलिफाई करेगा। अब कॉजेस में आए, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, समय तो कमी है। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन मैंने बताया था, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन जो होता है वो बेसिकली आपको, अभी मैंने बताया था कारण इसका पता नहीं चलता है, तो 70% केस में वो जेनेटिक होता है, आपके परिवार में कभी चला आ रहा है तो चला आ रहा है। सेकेंड इज इन्वायरमेंट फैक्टर, जिसमें ओबेसिटी इज वन कॉज, अल्कोहल इंटेक, सोडियम इंटेक एंड स्ट्रेस। अगर सोडियम इंटेक ज्यादा है तो सोडियम इंटेक जब ज्यादा होगा तो भी हो सकता है। अल्कोहल इंटेक कैन स्टिमुलेट योर प्रेशर, ओबेसिटी कैन, ओबेसिटी में हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ता है। आप मोटे हैं तो आपके शरीर में ब्लड वेसल ज्यादा है, उसको पूरा सप्लाई करने के लिए हार्ट को प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है, तो ज्यादा देगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। थर्ड इज ह्यूमरल मैकेनिज्म, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से बढ़ता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो तो बढ़ता है, लेकिन इसका अभी तक कॉज क्या है नहीं जानते हम। एसेंशियल हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट रीजन क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये देखा गया है कि ऐसी कंडीशन में बढ़ता है। और एक कंडीशन होती है उसको बोलते हैं सिंड्रोम एक्स। ये सिंड्रोम एक्स है, इसका दूसरा नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें ये सारी कंडीशंस आने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसमें इंसुलिन बढ़ जाता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, एचडीएल
डिक्रीज हो जाता है, एचडीएल हाई होना चाहिए ना, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिंड्रोम एक्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम चालू करें, प्राइमरी तो एसेंशियल तो हो गया। सेकेंडरी हाइपरटेंशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 10% केस हैं, लेकिन ये काफी मिलते हैं क्योंकि इसमें कोई ना कोई कारण होता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन में तो कोई कारण हम नहीं बता सकते, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमें कारण पता है। सबसे कॉमन कारण होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरीज में हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के थक्के जमने लगते हैं, तो आर्टरी का पैसेज नैरो हो जाता है, आर्टरी का पैसेज नैरो हो जाता है। तो पैसेज नैरो होगा तो ब्लड को फ्लो करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ये देखिए, अभी ये पैसेज कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, अब ये देखिए कितना मोटा हो गया, अब ये पैसेज बिल्कुल नैरो हो गया। तो इस नैरो पैसेज से जाने में देखिए ब्लड को फ्लो करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो अल्टीमेटली जब ये ताकत ज्यादा लगेगी तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है जो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, देखिए ये बढ़ गए तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया। अब ब्लड को ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है तो ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक कंडीशन है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम है कि एक स्ट्रोक में हार्ट कितना ब्लड को पंप कर रहा है, और उसको 1 मिनट में जब वो कितना पंप करेगा, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। होता क्या है, एक बीमारी है आयोटिक रिगर्जिटेशन। आयोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, आयोटिक वॉल्व से जो ब्लड चला आता है वो थोड़ा ब्लड वापस आ जाता है वेंट्रिकल में। आप यहाँ मार्क कीजिएगा, देखिए ब्लड बैक फ्लो कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए इट वेरी क्लियरली विजिबल कि ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है। जब ये वॉल्व बंद होना चाहिए वो बंद नहीं होता है, यहाँ से ब्लड ब्लैक फ्लो जब करने लगता है, ये वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आने लगता है। तब जब वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आने लगेगा तो वेंट्रिकल को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। अनदर कंडीशन, ये सब सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म। ये थायराइड नॉर्मल ग्लैंड है, ये थायराइड बढ़ा हुआ है। इसमें होता क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, द हार्ट रेट इज इंक्रीज, द कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज। एंड ये बार बार वर्ड आएगा, याद रखिएगा, RAAA एक्टिवेशन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्सिस, इसका एक्टिवेशन जब भी ब्रेन से होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। किडनी सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है किडनी की प्रॉब्लम। ये याद रखिएगा कि किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि किडनी में ही रेनिन बनता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा इस बात को कि किडनी से ही रेनिन बनता है। तो रेनिन की जहां भी समस्या आएगी, किडनी की जहां भी समस्या आएगी, वहां पर आपको RAA सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो रेनिन का बनना जब ज्यादा हो जाएगा तो वो चले जाएगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, और वो जाकर के ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, वो जाकर के एल्डोस्टेरॉन बनाएगा, और वो जाकर के ब्रेन सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। इसलिए ये मेरी विनती है, आप याद रखें, किडनी क्या कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसमें ये सारा सिस्टम एक्टिवेट अपने हो जाएगा। एक सिस्टम है रेनल आर्टरी स्टेनोसिस। रेनल आर्टरी जो होती है, किडनी से रेनल आर्टरी निकलती है, अगर इसमें स्टेनोसिस हो जाए, कंस्ट्रिक्शन हो जाए, तो बहुत नेचुरल है, जहां पर कंस्ट्रिक्शन हो गया वहां ब्लड को ज्यादा दबाव पड़ेगा, हार्ट पर ज्यादा दबाव पड़ेगा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, और इमीडिएट रेनिन का सिक्रेशन हो जाएगा। देखिए किडनी की और बीमारियां जान लीजिए, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, inflammation and infection in the kidney, glomerulonephritis, infection in the kidney and inflammation of the kidney। सब में देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ RAA, मोर रेनिन। तो जहां रेनिन बढ़ेगा वहां वो सारी समस्या अपने आने लगेगी, खास करके किडनी में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, रेनिन प्रोड्यूसिंग, देयर आर सम ट्यूमर्स व्हिच प्रोड्यूस रेनिन। तो रेनिन जब ज्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो सारा सिस्टम एक्टिवेट हो और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। ये भी अलग बीमारियां देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म में हमने पढ़ लिया थायरोटॉक्सिकोसिस, जैसे सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म में देयर इज सीवियर स्वेलिंग, मिक्सिडिमा। तो स्वेलिंग इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, देयर विल बी सीवियर वाटर रिटेंशन। तो वाटर रिटेंशन जो चालू हो जाएगा, RAA सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा।
एक्रोमेगाली इज ए कंडीशन एंटीरियर पिट्यूटरी में ये बीमारी है, इसमें भी देयर इज एक्सेसिव ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो जहां एक्सेस ग्रोथ हार्मोन होगा वहां एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड होना चालू हो जाएगा। तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम जब होगा, तो जब भी हम देखेंगे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है, देयर विल बी हाई ब्लड प्रेशर। एड्रिनल ग्लैंड का अभी हमने पढ़ा कि दीज आर द एड्रिनल ग्लैंड जस्ट अबव द किडनी, और यहां से क्या सिक्रीट होता है, एल्डोस्टेरॉन। ये देखिए एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन हुआ, और एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन से क्या हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। जहां वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वहां पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड को, हार्ट को ज्यादा दबाव से काम करना पड़ेगा। जब ज्यादा दबाव से काम करेगा हार्ट, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। नेक्स्ट इज इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये पाया गया है कि बहुत सारी बीमारियां हैं, ड्रग्स हैं जिनके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स में बहुत कॉमन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स लेती हैं, लेकिन पाया गया है कि बहुत सारी फीमेल्स में इस दवा के साइड इफेक्ट से आपको ब्लड प्रेशर हाई होना चालू हो जाता है। साइक्लोस्पोरिन, स्टीरॉइड्स, एनसेड, ये एंटी इंफ्लेमेटरी जो दवाइयां आती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये बहुत आसानी से बाजार में मिलती हैं। लोग जहाँ दर्द हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लोग खा लेते हैं। तो उसमें ये इसके रेगुलर, अगर बहुत रेगुलर कोई प्रयोग कर रहा है, तो ये पाया गया है कि इसके रेगुलर प्रयोग करने से ब्लड प्रेशर का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि घूम फिर करके ये बॉडी में वाटर रिटेंशन करते हैं, सोडियम का रिटेंशन करते हैं, और उसके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। The narrowing of a There is a part of the condition, aorta. Most कोएक्शन commonly, ऑफ आयोटा। कोएक्शन ऑफ आयोटा में होता क्या है, देखिए, कोएक्शन, कोएक्टेशन होता है कि ये जो आयोटा है, ये रेयर बीमारी है, लेकिन इसमें पक्का है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसका जानना, इसको जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। होता क्या है कि ये आयोटा है, ये आयोटा जा रहा है, ये आयोटा से ब्लड सप्लाई ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है। कभी कभी ये जहां से ब्लड सप्लाई जा रही है उसका एक हिस्सा नैरो हो जाता है। इस नैरोइंग को हम बोलते हैं कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। आयोटा में एक जगह बहुत नैरो जब हो गया, तो जब यहाँ नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड यहां से यहाँ फ्लो नहीं कर पाए, तो ब्लड यहाँ रुकना चालू हो जाएगा। तो ब्लड का फ्लो जब यहाँ रुकना चालू हो जाएगा, तो इस एरिया में आपको ब्लड प्रेशर हाई मिलेगा। तो कभी कभी आप बहुत अजीब सी चीज देखिएगा, इस तरह के पेशेंट्स में अगर राइट साइड में ये है, तो राइट साइड का ब्लड प्रेशर अलग होगा, लेफ्ट साइड का ब्लड प्रेशर अलग होगा। जहां पर ये ब्लड ब्लड रुक रहा है, अगर ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो राइट आर्म में जब चेक कीजिएगा ब्लड प्रेशर काफी हाई आएगा ड्यू टू दिस, और लेफ्ट आर्म में प्रेशर कम आएगा। Very strange phenomenon. narrowing occurs after it has given off the branches to the head and the arms, just as it begins its descent There to the is rest of narrowing. the body. Coarctation can become evident at any age. If the narrowing is देखिए, very ये severe, narrowing हो it रही can है, become obvious shortly after birth. ब्लड का फ्लो यहाँ Poor से blood प्रॉपर flow नहीं to हो the रहा, lower part of the body can cause small उसके चलते babies to ब्लड का become प्रेशर very यहाँ पर unwell. बढ़ना चालू हो। This condition Coarctation is is known as narrowing of a part. coaction of aorta. और जो थोड़ा बहुत कारण हम जानना चाहें कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ते हैं, तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसफ्यूशन। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी को ट्रांसफ्यूशन ज्यादा हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है ब्लड, तो उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगता है। आपको सलाइन ज्यादा चढ़ रहा है, जरूरत से ज्यादा चढ़ा रहे हैं लोग, तो उससे क्या होगा, दैट वाटर इज गोइंग इनटू द ब्लड, तो दैट व्हेन दिस वाटर इज गोइंग टू द ब्लड, तो ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ने लगता है। तो ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ने लगेगा तो आपका प्रेशर बढ़ने लगेगा। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में अगर टॉक्सिक कंडीशन हो जाए तब बढ़ता है। न्यूरोजेनिक, इसका कारण पता नहीं है, नर्व रिफ्लेक्स के चलते ये कभी कभी होता है, जो कि साइकोजेनिक होता है। ये साइकोलॉजिकली कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अब आए हम थोड़ा सा क्लिनिकल फीचर्स को देख लें। तो क्लिनिकल फीचर्स तो मैंने सब बताई थी आपको, फिर भी ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहाँ से होता है, कैसे ये मैनेज होता है, स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका
रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन एक्सिस, इसको कभी मत भूलिए। आपको किसी को कुछ पूछना हो तो फिर से पूछ लीजिएगा, लेकिन इसको कभी मत भूलिए। वो आपको याद रहेगा तो आप कहीं भी इस बीमारी को फेस करने के लिए तैयार हैं। और आज सोसाइटी में आजकल क्या होता है, आजकल सब लोग डॉक्टर गूगल से पढ़ के आते हैं। जो भी पेशेंट है पढ़ा लिखा है, सारा कुछ पढ़ के आएगा, वो आपसे पूछेगा कि रेनिन क्या है, एंजियोटेंसिन क्या, हमने देखा हुआ ऐसा लिखता है वैसा लिखता है। तो वी मस्ट बी अवेयर। हम लोग को आज के ज़माने में ये सारा कुछ पता रहना चाहिए कि कैसे ये मैनेज हो रहा है। तो सिम्टम्स क्या होंगे, बहुत कॉमन, सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं, हेडेक, ज़्यादातर ऑक्सीजन, लेकिन हेडेक विल बी देयर। और खास करके पेशेंट जब सुबह में सोकर उठता है उस समय उसको प्रेशर ज़्यादा फील होता है, क्योंकि जब वो रात में सोता है तो ब्लड यहाँ जमा होने लगता है। तो ब्लड जब जमा होगा, ब्लड वॉल्यूम बॉडी का बढ़ेगा, तो पेशेंट जब सुबह उठेगा तो उसको सर में चक्कर भी आएगा, सर में दर्द होगा, बैक साइड में ज़्यादा होगा, सर में चक्कर आएगा, कभी कभी पैल्पिटेशन हो सकता है। पैल्पिटेशन इज नॉट कॉमन, लेकिन पैल्पिटेशन पेशेंट कभी कभी बोलेगा, हेडेक बोलेगा, रेगुलर रिकरेंट हेडेक है, डिजीनेस है, इजी फटीग एबिलिटी, पेशेंट बोलेगा बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर जो है उसकी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा प्रॉपरली, वो हार्मोनल हार्मोनी में नहीं चल रहा है, प्रॉपर हार्मोनी में जब नहीं चल रहा है तो इजी फटीग इसमें होना जरूरी है। एपिस्टैक्सिस इज लेस कॉमन बट इंपॉर्टेंट सिम्टम। अगर पेशेंट आपको आके बोल रहा है कि मुझे सर में दर्द आया, चक्कर आया, मुझे उल्टी हुई और मुझे खून नाक से जाने लगा, पहले उसका ब्लड प्रेशर देखिए। नेजल ब्लीडिंग हो रही है, सर में दर्द है, चक्कर है, सबसे पहला काम है एपिस्टैक्सिस को चेक करना कि आपको ब्लड प्रेशर देखना है। Second is hematuria. Hematuria is less common. Passing of blood from the kidney is less common, but is found in some cases. Blurring of vision is very common. आँख के आगे अंधेरा छा जाना, तो पेशेंट जिसका प्रेशर रेगुलरली हाई रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा प्रेशर हाई है या नहीं है, लेकिन उसको आँख के सामने अचानक अंधेरा छा जाए, तो बैठ करके उठेगा तो आँख के सामने अंधेरा आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। एपिसोड ऑफ डिजीनेस ड्यू टू ट्रांजिएंट सेरिब्रल इस्कीमिया, ये क्या है, होता क्या है कि एक पेशेंट बैठा हुआ है, जब वो अचानक उठा तो उसके ब्रेन को तो ब्लड चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड ब्लड का फ्लो ब्रेन तक प्रॉपर नहीं जाता है, तो ब्रेन बिकम्स इस्कीमिक। इस्कीमिक मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो मरीज बोलेगा आपको कि हम कहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं मीटिंग में, पढ़ाई में, काम में, और जब उठते हैं तो कभी कभी हमको अचानक सर में चक्कर बहुत जोर से आता है। तो द रीजन इज इस्कीमिया। इस्कीमिया, एंजाइना पेक्टोरिस बहुत कम कॉमन है। एंजाइना पेक्टोरिस इज नॉट ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन हाई ब्लड प्रेशर, प्रोवाइडेड इट इज रिलेटेड विथ हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट की कोई बीमारी है, अगर उसके साथ रिलेटेड नहीं है, तो ये समस्या एंजाइना पेक्टोरिस कम पेशेंट में मिलती है। एंजाइना पेक्टोरिस पेन इन द कार्डियक रीजन, छाती में, चेस्ट में दर्द होना, एक्सर्शन से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द हार्ट। लेकिन अगर पेशेंट बार बार बोलता है कि हमें छाती में दर्द है, तो आपको देखना जरूरी है। और देयर में बी डिस्निया ड्यू टू कार्डियक फेलियर, ये कम मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर के केस में अगर सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया, तो उस केस में पेशेंट बोलेगा कि हम थोड़ा सा चलते हैं तो हाफ जाते हैं, उठते हैं तो हाफ जाते हैं। ये हाफना, डिस्निया ड्यू टू कार्डियक प्रॉब्लम मे बी प्रेजेंट इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। Polyuria, polydipsia, muscle weakness secondary to hyperkalemia in patients with primary aldosteronism। देखिए, एल्डोस्टेरॉन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर से एक बार मैं बता दूं, एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, रेनिन के एक्शन से एडिनोस्टेरोन का सिक्रीशन चालू हो जाता है। एल्डोस्टेरॉन जब सिक्रीट होता है तो इसमें दो क्वालिटी है। वन इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, जहां सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा वहां पानी भी रीएब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। लेकिन
लेकिन एक इंपॉर्टेंट चैनल है कि देयर आर पोटेशियम चैनल प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन होने लगता है, सोडियम और पानी का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन होने लगता है। तो जहां पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा देयर विल बी हाइपोकैलेमिया। हाइपो मीन्स कम, तो पोटेशियम जब कम होने लगेगा तब उसको बॉडी में वीकनेस, सर में चक्कर, सारी चीजें आने लगेगी, बार बार प्यास लगेगी। वेट गेन एंड मूड फेस इन कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम वही हम लोगों ने देखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है, तो उसमें वेट गेन होगा, लेकिन हाइपरटेंशन से बहुत ज्यादा इसका रिलेशन नहीं है। हेडेक, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड पोस्चरल डिजीनेस। एक ट्यूमर होता है विच इज नोन एज फेनोक्रोमोसाइटोमा। तो फेनोक्रोमोसाइटोमा अगर किसी पेशेंट को है, वेरी रेयर फेनोमेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी ये पाया गया है कि हेडेक वगैरह होने लगता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे? अगर कोई पेशेंट जिसको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? हम लोगों ने पढ़ा कैसे होता है, हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं। अब जाने कि उसके चलते क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हम देखें। तो देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देयर में बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। देखिए वो सिंपल सी चीज है, बस एक बार समझने की जरूरत है, बेसिक को समझिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ज्यादा पंप कर रहा है। अभी हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि जहां हाई ब्लड प्रेशर है वहां लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ताकत के साथ हमें पंप करता है। तो जब ये बहुत लंबे समय तक इसको आदत हो जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, लटक जाए। तो यू कैन सी दिस पार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल का शेप ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल शेप इलोंगेटेड हो गया, नीचे तक चला गया। दिस कंडीशन इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और अभी मैंने बताया पेन इन द चेस्ट, दिस कंडीशन इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। कभी कभी पेशेंट को ऐसे पेन नहीं होता है, जब वो किसी कार्य को करता है, चलता है, हिलता है, बैठता है, काम करता है, तब उसको पेन होता है। दैट कंडीशन इज नोन एज एफर्ट एंजाइना। तो अगर पेशेंट को सिंपल एंजाइना है या पेशेंट को एफर्ट एंजाइना है तो उस समय उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना बेहद जरूरी है। दिस कैन बी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। मायोकार्डियल इंफार्क्शन बहुत बार होता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक में क्या होता है, मायोकार्डियम का एक पार्ट डेड हो जाता है। ये पार्ट देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वाइटिश वाइटिश हल्के रंग का, ये पार्ट डेड हो गया। जब ये पार्ट डेड हो गया तो वेंट्रिकल में मायोकार्डियम का एक पार्ट डेड हो गया तो क्या होगा, अब उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो जब उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। एक रेयर कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं आयोटिक एन्यूरिज्म। ये मिलती है, मैंने कुछ कुछ केस देखे हैं इसके, दवा नहीं थी, ठीक नहीं हुआ, लेकिन देखे हैं, ऐसा केस मिले हैं मुझे। ये आयोटा का जो हिस्सा एब्डोमेन में जाता है, तो ये क्योंकि उसको लोअर पार्ट से पूरा सप्लाई करना है, ये बहुत मोटी और बहुत मजबूत वेसल होती है। लेकिन कभी कभी एब्डोमेन में किसी हिस्से में इस वेसल में स्वेलिंग आ जाती है, हल्की सी एक पार्ट में सूजन आ जाती है, ये बाहर निकल जाता है, प्रोट्रूड कर जाता है। अगर इस तरह का प्रोट्रूशन मिले, दिस कंडीशन इज नोन एज आयोटिक एन्यूरिज्म। जो रेगुलर ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो कहीं ना कहीं ब्लड वेसल में वीकनेस हो जाती है। अगर यहाँ पर कुछ वेसल इस तरह से मिले तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आयोटिक एन्यूरिज्म। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, अभी हम लोगों ने इसको जाना। ये ट्रांजिएंट इस्कीमिया क्या होता है, कभी कभी रुक रुक करके ब्लड की सप्लाई ब्रेन को रुक जाएगी तो सर में चक्कर आने लगेगा। देयर में भी सेरिब्रल इंफार्क्शन। ब्रेन पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो ब्रेन हिमरेज हो सकता है, विच वी ऑल नो, सेरिब्रल हिमरेज। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें जिसमें बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पैरालिसिस। यहाँ ब्रेन हिमरेज हुआ तब पेशेंट में भी पैरालाइज्ड। एंड देयर इज हाइपरटेंसिव इनकेफेलोपैथी, रेयर केस मिलते हैं,
तो डिसऑर्डर्ड कॉन्शसनेस, हाई ब्लड प्रेशर के चलते अगर ब्रेन में बहुत दबाव पड़े तो उस समय पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज इंक्रीज, और इसके चलते देयर विल बी रेटिनोपैथी एंड पैपिलोइडेमा। ये क्या है हम बताएंगे आपको। कभी कभी किसी किसी पेशेंट में मिर्गी जैसे दौरे पड़ने लगते हैं, विच इज नोन एज सीजर्स, लेकिन ये रेयर केस है, बहुत केस में आपको नहीं मिलेगा। ये ब्रेन हेमरेज इज कॉमन। रेनल में हम ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। रेनल कॉम्प्लिकेशन में, किडनी कॉम्प्लिकेशन में देयर विल बी प्रोटीनूरिया, देयर विल बी हेमेचूरिया, देयर में बी रेनल फेल्योर, देयर विल बी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। रेनल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस माने मैंने जो बताया था आपको शुरू में अभी कि रेनल आर्टरी श्रिंक कर जाती है, और रेनल इन्फार्क्ट, कभी कभी किडनी का कोई हिस्सा काम नहीं करने लगता। ये सारा कॉम्प्लिकेशन, अगर पेशेंट बहुत लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशन उसको आ सकता है। आंखों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो आंखों में देखिए रेटिनल इन्फार्क्ट, रेटिना में आंख में ब्लीडिंग हो जाए, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जो है ये इन्फार्क्शन, डेड हो जाता है। दिस इज नोन एज रेटिनल इन्फार्क्ट एंड दिस इज नोन एज रेटिनल हेमरेज। एक ही पेशेंट को है दोनों चीजें, एक ही पेशेंट को दोनों चीज हुई है। दिस इज रेटिनल हेमरेज ड्यू टू हाइपरटेंशन, दिस इज रेटिनल इन्फार्क्ट। ये तो हेमरेज हो गया, ये हो गया जहां पर आंख का वो हिस्सा काम करना खत्म हो गया, रेटिना का वो हिस्सा डेड हो गया, तो दैट इज रेटिनल इन्फार्क्ट। उसके साथ देयर इज पैपिलिडिमा, इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इडिमा, स्वेलिंग हो गई आंखों में। दिस स्वेलिंग, राउंड स्वेलिंग, this kind of a swelling is present in due to high blood pressure, then this is papilloedema. So papilloedema is increase due to increase in intracranial pressure. ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, आइज पर प्रेशर बढ़ेगा, आइज पर रेगुलर जब प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पर एक स्वेलिंग हो जाएगी, एक इडिमा हो जाएगा। तो दिस इडिमा कैन बी ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इस तरह के केसेस जब भी आते हैं सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसका ब्लड प्रेशर ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा तो देयर विल बी ब्लाइंड, ये बीमारी बढ़ जाए, ये बीमारी बढ़ जाए, ये बीमारी बढ़ जाए तो पेशेंट में बिकम ब्लाइंड। देयर विल बी एपिस्टैक्सिस, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, नाक से ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग, और सीवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सीवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज लेस कॉमन, सीवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज लेस कॉमन, और ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन कभी कभी हो सकता है अगर सीवियर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इस पोर्शन में डेवलप करने लगे तो देयर विल बी आर्टेरियोस्क्लेरोटिक गैंग्रीन। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जब सीवियर हो गया तो वहां पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाएगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैंग्रीन। ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन पेशेंट्स में मिलता है, स्पेशली इफ द पेशेंट डायबिटिक। अगर वो पेशेंट डायबिटीज का है तो डायबिटिक पेशेंट में ये समस्या मिलनी बहुत कॉमन है। तो ये आज तो हम लोग इतना ही करें, अगले हिस्से में हम इसका इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया है सर, आपने बहुत डिटेल्स में सभी को एक्सप्लेन किया है। इनको कोई सवाल करना हो तो लोग पूछ सकते हैं, और फिर सर एक ट्यूसडे को फिर आ रहे हैं इसके बाद में, तो आपको बीच में भी रखिएगा, लेकिन उसमें और भी इन्वेस्टिगेशन और होम्योपैथिक अप्रोच के ऊपर में ये मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग इसको स्टडी करें और स्टडी करके देखें। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है। अगले हफ्ते मुझसे जरूर पूछें। लेकिन ब्लड प्रेशर इतना कॉमन है कि इसको समझिए। मैं ये स्लाइड लेकर के बार बार इसीलिए आ गया कि इस स्लाइड को आप समझने की कोशिश करें। इस स्लाइड को अगर आप समझ लेंगे ब्लड प्रेशर पूरा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आज के जमाने के साथ आप चल सकें। तो अभी तक तो हम लोग ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और लैकेसिस दे दो, रोल्फिया दे दो, पैसिफ्लोरा दे दो, कैलिफोस दे दो, हो गया।
इसके आगे हम बढ़ते नहीं थे। लेकिन आज के ज़माने में ब्लड प्रेशर क्या है वो जानिए, एलोपैथ क्या दे रहा है इस चीज़ को समझिए। ये ACE क्या है, एंजियोटेंसिन क्या है, एंजियोटेंसिन 2 क्या है, ब्लड दवाएं यहाँ पर जाकर के क्या काम करती हैं। होम्योपैथी में आज तक अभी तक ऐसी कोई भी प्रूव्ड दवा नहीं है जो आपको दिखा सके कि वो जाकर के वहां पर काम कर रही है। थोड़ा बहुत जो प्रूविंग अभी एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है वो हुआ है आपको राउल्फिया सर्पेंटिना में। वो भी राउल्फिया सर्पेंटिना में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो हम लोगों ने नहीं किए हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट आयुर्वेद और एलोपैथ वालों ने किए हैं। और ये देखा गया है कि एलोपैथ आयुर्वेद ने जो रिसर्च की है इसमें, उस रिसर्च में पाया गया है कि कुछ हद तक, बहुत सक्सेसफुल नहीं, कुछ हद तक वो इस एरिया में काम करती है और इस एरिया में काम करने से ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल करती है। अदरवाइज हम लोग अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाओं पर निर्भर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवा दीजिए, उससे बहुत बार पेशेंट को लाभ मिलता है, बहुत बार परमानेंट लाभ नहीं मिलता है। आपको ऐसे मरीज बहुत कम मिलेंगे अपनी प्रैक्टिस में जिसमें आपको मरीज आके बोलेगा कि आपकी मैंने दवा खाई, मेरा ब्लड प्रेशर गायब हो, उड़ गया, ठीक हो गया एकदम, उसके बाद कोई शिकायत, ऐसा नहीं मिला है। हम लोगों ने तो 45 साल प्रैक्टिस करी। इसलिए मेरा ये मानना है, डॉक्टर साहनी की ट्रेनिंग है हम लोगों को कि मॉडर्न जमाने को हम साथ लेकर के चलें ताकि हम मॉडर्न जमाने के साथ आगे बढ़ सकें। अगर अभी कुछ बोलना चाहे कोई तो जरूर बोलिए। सर आप थोड़ा सा पीपीटी को हटा लीजिए सर, हाँ सर। क्योंकि नेक्स्ट सेशन का हम लोग का समय आ रहा है। यस सर। प्रेशर का मतलब ही होता है दबाव, है ना। तो दबाव में कुछ भी काम किया जाए तो टेंशन होगा ही। तो प्रेशर, टेंशन और स्ट्रेस बहुत ही रिलेटेड वर्ड है। आपने इतना अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया है। आपको बार बार और हर एक सेशन में आप आते हैं तो इसी तरह से आपने कई एक सब्जेक्ट पर आपने इस तरह से बताया है। और भगवान आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कुछ समय दिया था, अब फिर आप एक्टिव हो गए। ये रेस्ट का समय को अपने जो उपयोग किया, इसका एक आपको हमेशा मिलेगा। और मैं समझता हूँ, मैं आज एक पढ़ रहा था कि जो आदमी निरंतर पढ़ने के लिए इच्छुक रहता है, पढ़ता रहता है लगातार, तो उसके लिए हमेशा ही एक बना रहता है ना। वो उसके लिए जिंदगी बनी रहती है। अपने को कभी भी वह अपने को ये कमजोर नहीं समझता। ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग का जो है सेशन अब समाप्ति की ओर जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, हम लोग 1 मिनट। और हम लोग का जो आप लोग सभी को पता होगा, हम लोग इंग्लिश सेशन के 1500 दिन को पूरा करने जा रहे हैं। एक दिन के बाद में हम लोग का 1500 होगा। आज कल इसमें हम लोग सब कोई फिर भाग लेंगे। और आप लोग सभी से निवेदन है इस सेशन में, क्योंकि इसमें हम लोग लगातार हिंदी और अंग्रेजी और मलयालम 3 भाषा को हम लोगों ने काफी सपोर्ट किया है और होम्योपैथी को बताने का। तो मैं नेहा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग का समय हो गया है और सेशन को क्लोज करके डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर करेंगे।